कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर और उसके सलूशन की बात करने वाले हैं। तो ये पेपर लास्ट ईयर हो चुका है थर्ड सेमेस्टर के अंदर। आज हम इसके पहले पेपर को एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, फिर इसके सलूशन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पेपर का टाइटल क्या रहता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। ठीक है, उस टाइम पे ये पेपर 2 घंटे का था और 75 मार्क्स का था। ठीक है, तो पहले पेपर के पैटर्न को देख लेते हैं। सेक्शन 1 के अंदर क्या था? 5 क्वेश्चन, सभी 2 नंबर के थे और सभी को कवर करना था। ठीक है, जैसे पूछा गया था स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जेल फिल्ट्रेशन, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, यूज ऑफ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। 4 एक बच गया ना, स्ट्रक्चर ऑफ जीन। हाँ, पांचवा ये भी था। चलो ये हो गया। सेक्शन बी के अंदर 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और इन 8 में से किसी 5 को करना था। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी। फिर रोल ऑफ अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए इन ट्रांसलेशन। राइट द ऑर्गेनल मॉडल ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। मैकेनिज्म ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन ब्रेकडाउन इन यूकैरियोटिक सेल। अगला क्वेश्चन क्या था? राइट द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशन। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन एंड राइट हाउ मेनी टाइप्स देर आर विथ एग्जाम्पल। फिर राइट द शॉर्ट नोट ऑन मॉलिक्यूलर क्लोनिंग एंड जियोनोमिक लाइब्रेरीज। फिर एक्सप्लेन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडल मॉडिफिकेशन ऑफ mRNA। फिर सेक्शन सी के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जिनमें से किसी 2 को करना था और हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का दिया गया था। ठीक है, तो देखो यार, इसमें क्या था? पहला, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? डिस्क्राइब द थिन लेयर एंड HPLC क्रोमेटोग्राफी। एक्सप्लेन व्हाट इज बियर लैम्बर्ट लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। व्हाट इज म्यूटाजेनेसिस। एक्सप्लेन द RELF एंड देयर यूजेस। ठीक है, तो ये हो गया पूरा पेपर का एनालिसिस। अब हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ जीन के अंदर क्या क्या होते हैं वो सभी पॉइंट आप दिखाना पड़ेगा। तो स्टार्ट कैसे करोगे? द स्ट्रक्चर ऑफ ए जीन इंक्लूड प्रमोटर रीजन, कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन, टर्मिनेटर रीजन, इनहेंस रीजन। इन सब के बारे में थोड़े थोड़े वर्ड्स भी आप लिखते रहोगे। ठीक है, जीन रेगुलेटिंग एलिमेंट, आगे बढ़ते हैं, और इनहेंस रीजन भी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था? जेनेटिक कोड। तो दो, इसको कैसे लिखोगे? द ग्रुप ऑफ 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड विच कैन कोड फॉर अमीनो एसिड आर कॉल्ड जेनेटिक कोड। ठीक है, किसने इसको डिस्कवर किया था? तो निम्ब्रे एंड मैथाई ने 1961 के अंदर जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया था। ठीक है, जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल, इट मीन्स सेम कोड इज यूज्ड थ्रू ऑल लाइफ फॉर्म। ठीक है, यूनिवर्सल जेनेटिक कोड क्या होता है? यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, genetic code is degenerate, it means a given amino acid can be specify or code by more than one triplet codon। ठीक है, फिर क्या था? जेल फिल्ट्रेशन के बारे में क्या बताइए? तो इट इज आल्सो नोन एज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, SEC, और जेल फर्मेंटेशन क्रोमेटोग्राफी, GPC, is a laboratory technique used to separate and analyze molecules based on their size. It is usually applied to large molecules or macromolecules complexes such as proteins and industrial polymers। ठीक है, फिर क्या था? वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग also known as immunoblotting or protein blotting is a laboratory technique used to detect and analyze protein in a sample. It combines the separation of protein by electrophoresis with the specificity of immunoassays। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या था? यूज ऑफ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। तो कैसे लिखोगे आप? widely used in biological science disciplines from cell biology and genetics to microbiology and developmental biology। फिर evaluation of disease of and is particularly useful for image qualitative analysis and quantification of endoclothical cell of the corona। ठीक है, कोरोना। ठीक है, फिर आगे क्या बोलोगे? इट इज यूज्ड इन pharmaceutical industries to ensure the maintenance of thin film pharmaceutical, allowing control of the quantity and uniformity of drugs distribution. It is used to retrieve data from some 3D optical storage system. This has helped in quantifying the age of Magellan Pellegris। ठीक है,
फिर सेक्शन बी के अंदर पहला क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द सॉरी एक्सप्लेन द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी। ठीक है, तो पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में बोलोगे कि दिस आर द जीन और प्रोटीन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ convert DNA into RNA. It includes various protein initiate and regulate the transcription of the gene. It is a protein that help turn specific gene on or off by binding nearby DNA. फिर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के बारे में लिखोगे, उसके बारे में अलग अलग बातें लिखोगे। जैसे पहले एक्टिवेटर के बारे में लिखोगे, इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन शॉर्ट सॉम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए। फिर प्रेशर लिखोगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ अमीनोसाइक्लेशन ऑफ टीआरएनए इन ट्रांसलेशन। तो स्टार्ट कैसे करोगे, अमीनोसाइक्लेशन ऑफ टीआरएनए इज अ क्रूशियल स्टेप इन ट्रांसलेशन प्लेइंग अ सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग एक्यूरेट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, फिर क्या रोल लिखोगे अमीनोसाइक्लेशन का ट्रांसलेशन के अंदर, तो ये सभी रोल होते हैं। ठीक है, तो देखो ये सभी क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हो जाए, तो अगर आप इसी फ्लो में लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो क्या क्या लिखोगे रोल के अंदर, ट्रांसलेशन इनिशिएशन के बारे में लिखोगे, कोडोन रेगुलेशन रिकॉग्निशन के बारे में लिखोगे, फिर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में लिखोगे, एक्यूरेसी लिख दोगे लास्ट में। ठीक है, और कोई एक और पॉइंट बचता है एफिशिएंसी। ठीक है, अमीनोसाइक्लेशन फैसिलिटेट्स रैपिड ट्रांसलेशन बाय प्रोवाइडिंग अ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ चार्ज्ड टीआरएनए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या मिलेगा आपको, राइट द ऑफनॉल मॉडल ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो वही मॉडल के बारे में लिखोगे और फिर वही मॉडल समझा दोगे। ठीक है, तो द ऑफनॉल मॉडल डिस्क्राइब हाउ जीन आर regulated in prokaryotes such as bacteria. This model explain low gene are turn or off in response to environmental change. ठीक है, फिर उसके मॉडल को बता दोगे, इंडक्टेबल ऑफनल और रिप्रेसिबल ऑफनल मॉडल, इन दोनों को आप अच्छे से दिखा सकते हो। ऐसे आमने सामने लिखोगे तो ऐसे डिफरेंशिएट वाला पैटर्न बन जाता है, तो और अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, कि इसके क्या बोलते हैं, काउंटर में ये लिखा गया, इसके काउंटर में ये लिखा गया, इसके एग्जांपल में ये है तो इसके एग्जांपल में ये है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको आप और डिटेल में भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, फिर क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन ब्रेक डाउन इन यूकैरियोटिक सेल। तो कैसे स्टार्ट करोगे, द टू प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर प्रोटीन ब्रेक डाउन इन यूकैरियोटिक सेल आर, पहला क्या है यूपीएस होता है और दूसरा लाइसोमल प्रोटीनलाइसिस होता है। ठीक है, तो पहले यूपीएस के बारे में लिखोगे कि दिस पाथवे इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ubiquitin to a target protein which is then break down into smaller peptide by the peptostone, the UPS operator in the cytosol and nucleus of the cell। ठीक है, फिर लाइसोमल प्रोटीलाइसिस के बारे में लिखोगे, दिस पाथवे इन्वॉल्व द uptake of protein by lysosome which are organelles that contains digestive enzyme lysosome break down protein into single amino acid। ठीक है, फिर क्या बोलोगे, राइट द फिर अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, राइट द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पहले माइक्रोस्कोपी होता है क्या, फिर उसके प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप is an optical instrument that use lenses or other optical elements to magnify and resolve small object or sample allowing for detailed observation and study। उसका प्रिंसिपल क्या है, मैग्निफिकेशन पहला पॉइंट, it is increase in size of the image of an object formed on retina। magnifying power is the ratio of magnifying image of microscope to that of formed in the retina of an unidal eyes। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखा गया है जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था। फिर रिजॉल्विंग पावर क्या होता है उसको बता दोगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला दिखा दोगे, उसके फॉर्मूले में जो टर्म यूज हो रहे हैं लैम्डा एन साइन थीटा, उसके बारे में बता दोगे कि वो होता क्या है। फिर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, बायोलॉजिकल साइंस में, मेडिकल साइंस में, मटेरियल साइंस में, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, फूड साइंस, एजुकेशन और मेनी मोर में यूज होता है। ठीक है, फिर क्या था, व्हाट इज बफर सोल्यूशन एंड राइट हाउ मेनी टाइप देयर आर विद एग्जांपल। तो बफर सोल्यूशन होता क्या है पहले वो बताते हैं। बफर सोल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ ए वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस और वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, या तो वीक एसिड हो और उसका कंजुगेट बेस हो, या वीक बेस हो और उसका कंजुगेट एसिड हो, दोनों ही क्या होते हैं, बफर सोल्यूशन कहे जाते हैं। ठीक है, इट रेसिस्ट चेंज इन पीएच, ये क्या करता है, पीएच को बढ़ने या घटने नहीं देता। ठीक है, when a small amount of
एसिड और बेस आर एडेड मेंटेनिंग ए रिलेटिवली स्टेबल पीएच। ठीक है, बफर सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, न्यूट्रल बफर। ठीक है, एसिडिक का पीएच 7 से कम होता है, बेसिक का ज़्यादा होता है, पीएच का 7 के बराबर होता है। एक एग्जाम्पल भी बता सकते हो आप। एसिडिक के लिए एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट बता सकते हो। बेसिक के लिए अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड। तो न्यूट्रल के लिए फॉस्फेट बफर बोल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था? राइट द शॉर्ट नोट ऑन मॉलिकुलर क्लोनिंग एंड जीनोमिक लाइब्रेरीज। ठीक है, तो पहले मॉलिकुलर क्लोनिंग के बारे में लिखोगे। कैसे स्टार्ट करोगे? RT डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल, जिसको आप क्लोन्स के नाम से भी जानते हो। फिर क्लोन्स आर टिपिकली जनरेटेड बाय प्लेसिंग डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ exact interest into a vector DNA molecule which can replicated in host cell. When a single vector containing a single DNA fragment is introduced into a host cell, large number of these fragments are reproduced along with the vector. Two commonly used vectors for cloning are E. coli plasmid vector and bacteriophage vectors. ठीक है, फिर क्या? जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में लिखोगे। A genomic library is a collection of bacteria which have been genetically क्या बोलते हैं यार, ingrediated to hold the entire DNA of an organism. These libraries are constructed using clones of bacteria or yeast that contains vector into which fragments of particularly digested DNA have been inserted. ठीक है, फिर क्या? A genomic library is a collection of gene or DNA sequence created using molecular cloning. ठीक है, 1 मिनट दो हमको। चलो कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन द पास्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन mRNA। तो पास्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसको PTM के नाम से भी जानते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, नहीं, पास्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इन mRNA refers to the chemical change made to the RNA molecules after transcription but before translation। मैकेनिज्म बताएंगे किसका? पास्ट लिखा है कि पोस्ट लिखा है? पोस्ट लिखा है ना? हाँ, पोस्ट, शायद पोस्ट लिखा है, पास्ट बोल दिया था जल्दी में, नहीं पोस्ट होता है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के मैकेनिज्म के बारे में लिखेंगे। क्या क्या होता है? सिस एलिमेंट, ट्रांसएक्टिंग फैक्टर्स, RNA बाइंडिंग प्रोटीन्स, बस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन क्या था? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस इन यूकैरियोट इन्वॉल्व कितने स्टेप में होता है? एक्टिवेशन, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, 4 स्टेप में होता है ये प्रोसेस यूकैरियोटिक में। आप क्या करेंगे? इन सभी अलग अलग स्टेप के बारे में लिखेंगे। ठीक है, पहले इनिशिएशन के बारे में लिखेंगे कि द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट इज कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग एटलीस्ट 10 इनिशिएशन फैक्टर एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ये 3S प्रेनिटेशन कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ 43, पहला क्या था? फॉर्मेशन ऑफ 43 ईयर्स प्रेनिटेशन कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या था? फॉर्मेशन ऑफ 48 ईयर्स इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तीसरा क्या था? फॉर्मेशन ऑफ 80 ईयर्स इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फिर क्या था? इलोंगेशन के बारे में लिखोगे। फिर इलोंगेशन होने के बाद, इलोंगेशन के अंदर 3 टाइप के होते हैं, वो लिख दोगे 3 स्टेप। फिर टर्मिनेशन के बारे में लिखोगे। लास्ट में आप क्या लिखने वाले हो? कंप्लीट हो गया ना? टर्मिनेशन तक ही लिखना था। हाँ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? डिस्क्राइब द थिन लेयर एंड HPLC क्रोमेटोग्राफी। तो पहले उसका डेफिनेशन लिखोगे। क्रोमेटोग्राफी इज द लैबोरेटरी टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द कंपोनेंट ऑफ अ नेचर बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। फिर TLC के बारे में लिखोगे। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक दैट सेपरेट component in non-volatile mixture. It is performed on a TLC plate made up of a non-reactive solid coated with a thin layer of adsorbent material. Principle इसका क्या होता है? TLC separate mixture based on the interaction between the stationary phase and mobile phase. Component तो TLC के कंपोनेंट क्या क्या होता है? स्टेशनरी फेज होता है, मोबाइल फेज और सैंपल होता है। इसके बारे में लिख लोगे। प्रोसेस कैसे करता है TLC, उसके बारे में बताओगे कि सैंपल एप्लीकेशन, डेवलपमेंट कैसे होता है, सेपरेशन कैसे किया जाता है, डिटेक्शन कैसे किया जाता है, और एडवांटेज क्या क्या होते हैं TLC के, कि लो कॉस्ट का होता है, सिंपल सेटअप होता है, फास्ट सेपरेशन, ईजी टू परफॉर्म होता है। ठीक है, फिर HPLC के बारे में बात करते हैं। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज एन
एनालिटिकल टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट इन अ मिक्सचर ऑफ वेरी सिमिलर कंपाउंड। ठीक है, जब किसी अलग अलग कंपाउंड के अंदर सेम टाइम के मतलब क्या सेम टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं तो उस टाइम पे SPLC को यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है SPLC separate a mixture based on the interaction between the stationary phase and a mobile phase under high pressure। फिर इसके कंपोनेंट के बारे में लिखोगे कि स्टेशनरी फेज होता है, मोबाइल फेज, सैंपल होता है और एक डिटेक्टर भी होता है। ठीक है, फिर इसका प्रोसेस क्या क्या होता है, सैंपल इंजेक्शन, फिर सेपरेशन, डिटेक्शन, लास्ट डाटा एनालिसिस होता है। इसका भी एडवांटेज लिख सकते हो कि हाई रेजोल्यूशन होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता करता है, हाई सेंसिटिविटी होता है, हाई सेंसिटिव होता है और फास्ट डिफरेंशिएशन करता है। ठीक है, फिर क्या दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द व्हाट इज बियर लैम्बर्ट लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो पहले उसके बारे में ही बोलना पड़ेगा। तो बियर लैम्बर्ट लॉ आल्सो नोन एज बियर्स लॉ इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री that relate the absorption of light by a substance of its concentration and path length। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा दिखता है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई नॉट है और ट्रांसमिटेड लाइट आई है। ठीक है, ये सॉल्यूशन भरा हुआ है इसके अंदर। तो A इक्वल टू ECL होता है जहाँ पे AC और से इसको समेशन बोलते हैं ना, समेशन या जो भी साइन है जिसको मोलर एडजॉर्बिटी क्या है बोलते हैं यार, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, आई क्या होता है, ऑप्टिकल पाथवे होता है। आई देखो यहाँ पर है, ऊपर है। ठीक है, फिगर में देखो प्रिंसिपल कैसे काम करता है। बियर लैम्बर्ट लॉ, adsorbance is directly proportional to concentration, adsorbance is directly proportional to path length, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, adsorbance is proportional to product of concentration and path length। एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन को भी बता दोगे और लास्ट में इसका लिमिटेशन क्या क्या है इसके। ठीक है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप, स्कैटरिंग इफेक्ट, इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन है। ठीक है, एज किसके, बियर लैम्बर्ट लॉ के। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज मेटाजेनेसिस, एक्सप्लेन द RELP एंड देयर यूजेस। तो पहले उसके बारे में बोलोगे। मेटाजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज अल्टर्ड रिजल्टिंग इन द म्यूटेशन। दिस कैन ऑकर नेचुरली और बी इंड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटली। फिर उसके टाइप के बारे में लिखोगे, मेटाजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस मेटाजेनेसिस, इंड्यूस्ड मेटाजेनेसिस, सम डायरेक्ट मेटाजेनेसिस। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इन अलग अलग जो 3 टाइप के हैं इनके बारे में भी डिटेल में लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बड़ा लॉन्ग टाइप में है लेकिन थोड़ा सा छोटा लिख दिया गया है, कोई इशू नहीं है उसका। आप क्या कर सकते हो, स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस और सब डायरेक्ट को और डिटेल में बता सकते हो। ठीक है, उसके लिए कुछ पॉइंट दी गई हैं, आप इन पॉइंट्स को यूज करके डिटेल में बता सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस सेमेस्टर के और भी पेपर चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। वहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बहुत सारे पेपर सॉल्व कराए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं। ठीक है, तो हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।